गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। राकेश जी, यस सर। CDPO रैंक 7 यस सर। आप आए थे, मुझे याद है। मुझे यस सर आए थे। पिछली बार हमें याद है। यस सर। संतोष जी के मार्फत। हाँ चलिए। यस, आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। यस सर। LSW विषय है आपका, ऑप्शनल। ऑप्शनल है। आपको पिछले बार कितना नंबर मिला था? पिछले बार कितना मार्क्स मिला CDPO में, इंटरव्यू में? इंटरव्यू में 85 सर। 85। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं? मैकेनिकल में बहुत सारे किसके विषय में पढ़ते हैं? जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया और बाइक्स हो गया, मशीन्स हो गए, जनरली मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। आइडियल मशीन क्या होता है? आइडियल मशीन? हाँ। सॉरी सर, अभी याद नहीं है। इफिशियंसी मशीन का क्या होता है? इफिशियंसी। आइडियल मशीन का इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी का फॉर्मूला दिया हुआ है सर। इफिशियंसी इक्वल आइडियल आदर्श मशीन हमको बताना है, तो कितनी इफिशियंसी होनी चाहिए? वैसे कुछ आदर्श होता नहीं है। यस सर। कुछ तो कुछ कमियां होता है, पर मान लिया जाता है फिजिक्स में कुछ भी, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ग्रेविटेशनलेस ऑब्जेक्ट, पर ऐसा होता नहीं है। नहीं। पर 100% इफिशियंसी माना जाता है उसको। अच्छा, अंतर्दहन इंजन और बहिर्दहन इंजन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनकम्बसन और आउट एक्सकम्बसन से कुछ इंजन होता है। इंजन के टाइप कितने होते हैं? इंजन का सॉरी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा भूल गया है क्योंकि 5 ईयर्स हो गया है, तो अच्छा, थोड़ा रिफ्रेश करना। कब किया था आपने? 17 में किए थे, पास आउट सर। तो 17 से क्या कर रहे थे? सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा था। कहीं जॉब नहीं की? नो सर। तो फिर किया था क्यों इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग करने का उद्देश्य क्या था? सर उस समय जो क्लास 12 जो पास करते हैं बच्चे, उस समय का उनको पता नहीं होता है, जो माँ बाप बोलते हैं तो वही कर लेते हैं जनरली। तो जनरली हम लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं तब अपने आप को परस्यू कर पाते हैं कि अपना क्या सोच है, क्या ड्रीम परस्यू करना है, तब पता चलता है। मतलब इसमें इंजीनियरिंग करना है, ग्रेजुएशन करने का एक विषय था आपके लिए, जॉब करना है, या फिर इंजीनियरिंग में भारत सरकार को या बिहार सरकार को कंट्रीब्यूट करना आपको उद्देश्य नहीं था? जी सर, इंजीनियरिंग मेरा एक फील्ड नहीं था क्योंकि सर बैकग्राउंड सैनिक स्कूल का था, तो सिविल सर्विस। LSW आपका विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यस सर। लेबर एंड सोशल वेलफेयर। यस सर। अभी मोदी जी एक योजना लाए हैं, श्रमयोगी जयते योजना। यस सर। लेबर के लिए क्या है सर? एक जो योजना जो है श्रमयोगी जयते का जो योजना जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा है, 2014 में लॉन्च की गई थी। तो उसमें ये है कि एक श्रम सुविधा पोर्टल जो दिया गया है मजदूरों के लिए, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से लाभ ले सकते हैं योजनाओं का। दूसरा ये है कि सर जो इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करते हैं, अभी 2019 में और बदलाव कर दिया गया है। इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन का फैसिलिटेटर बनाया गया है। और उसके बाद दीनदयाल श्रमयोगी योजना जो है, उसमें आप बीमा का भी लाभ ले सकते हैं सर। लीन क्या है? LIN? हाँ सॉरी सर। श्रमयोगी जयते योजना के अंदर ही LIN की चर्चा की गई, मतलब लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस सर। दिया जाएगा। यस सर। ताकि एक्सपीरियंस को लेकर के, जैसे कंपनी कोई लेबर छोड़ता है तो मालिक उसका एक्सपीरियंस नहीं देता, आपका नंबर मिल जाएगा, जिस दिन एंट्री कीजिएगा एंट्री का डेट होगा, इसलिए अगर उससे एक्सपीरियंस आपका पता चलेगा कब छोड़े जॉब, कब इन किए, इससे पता। UAN क्या है? यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, UAN है सर। UAN। यस सर। गुड। अच्छा, वेश्यावृत्ति की समस्या खासकर पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी है, मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। क्या कारण मानते हैं कि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है इनको? सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनरली जो पूर्वी बेल्ट है, जैसे कि खास करके जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी जो हम लोग उधर बॉर्डर एरिया पड़ते हैं नेपाल का, और इंटरनेशनल नेपाल तो हो ही गया, और दूसरी बात है कि गरीबी है सर, खास करके बंगाल और बॉर्डर नियर बाय बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। दूसरा ये है कि गरीबी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट एजुकेशन ये सब का कमी है, जिसके कारण वो ट्रैप में फंस जा रही है। लेकिन रीजन्स तो बहुत हैं, जैसे सर गरीबी हो गया, कोई लव अफेयर में अगर किसी को ये हो गया, और दूसरी है प्रोस्टिट्यूशन जो अभी रैकेट चलता है, उससे भी मतलब लोगों को, महिलाओं को मतलब आ जा रही है सर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कोरोना काल में डिसीजन दिया था प्रोस्टिट्यूशन को लेकर, क्या था वो? सॉरी सर, याद नहीं। अच्छा, आपका हॉबी है व्यू विलेज। यस सर। एंड इंटरेक्टिंग विद विलेज पीपल, मतलब ये जिस मान लीजिए आपको शहर में पटना में नौकरी हो गई, बन गए BAS STM बना दिया गया, यस तो फिर गांव हमेशा हॉबी तो डेली का है, हमेशा खाली समय में कुछ हॉबी वाला काम करने को मन करता है।
तो क्या हर दिन शाम को गाँव चले जाएंगे आप? नहीं सर, यहाँ पर हम अपने फिर यहाँ पर भी हमारा पोस्टिंग होगा, वहाँ पर हम लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विलेज पीपुल लिखे हैं आप हॉबी में? क्योंकि सर लॉकडाउन से हम गाँव में ही हैं, इंटरेक्टिंग विद पीपुल, विलेज पीपुल क्यों? क्योंकि सर मतलब गाँव जनरली अगर हम BS भी मिलेगा सर, तो अगर इंस्पायर्ड ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट में अगर शहर को छोड़ दें, जनरली गांव में ही काम करना होगा सर, गांव के लोगों के लिए काम मान करना लीजिए होगा। पटना में बना देते स्टेम, आप लगातार पटना में रहते थे, अब पटना शहर का सिटी स्टेम बना देते हैं, गांव से कोई मतलब नहीं, तब कैसे हॉबी पूरा होगा? तब ये होगा कि दूसरा हॉबी जो है सर इंटरेक्टिंग क्या विद है? पीपल। इंटरेक्टिंग विलेज पीपुल लिखा है आपने, क्योंकि सर उस समय गाँव में ही थे हम। टाउन पीपुल नहीं लिखा आपने। गाँव के लोग पकड़ के लाएंगे यहाँ, रखेंगे बिठा के अपने आवास में कि आइए भाई बात करेंगे आपसे। थोड़ा सा हॉबी ख्वाब मुझे लगता है, और इसके अलावा क्या हॉबी आपका है? इन मतलब कुछ और खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं, या फिर कहीं बोर हो जाते हैं काम करते करते तो क्या करना पसंद करते हैं? जनरली वही करते हैं सर, लोगों से बातचीत, फ्रेंड सर्कल से बातचीत, शुरू से ही मेरा यही तो है। यहाँ पर हॉबी में लिख दीजिए इंटरेक्टिंग विद पीपुल, इंटरेक्टिंग विद द पीपल। विलेज पीपुल, टाउन पीपुल क्यों? ठीक है सर। अच्छा आप बताइए मुझे महिलाओं की समस्या। अच्छा आपको लगता है कि बिहार में महिलाओं की स्थिति ठीक हुआ है? पहले से बेहतर हुई है सर। अभी भी क्या समस्या है? 3 समस्या बताइए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी हम लोग एजुकेशन लेवल वैसा अचीव नहीं किए हैं जितना करना था सर। और दूसरा ये है कि जो स्कूल में इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में गर्ल्स का, वो कम है। और तीसरा ये है कि अभी माइंडसेट जो अभी है, खास करके सर अभी सोसाइटी, अभी एक दूसरा बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी हम लोग का सोसाइटी में जो भी महिलाएं जॉब कर रही है उसको सोसाइटी किस रूप में एक्सेप्ट करेगा, ये भी प्रॉब्लम अभी आ रही है सर। गुड। तो आप फ्री टाइम में गांव में घूमते हैं? यस सर। अच्छा, तो अपने गांव में ही घूमते हैं या पड़ोस के गांव में भी जाते हैं? अपने गांव में, आसपास गांव में सर। तो कितना बड़ा आपका गांव है कि घूमते घूमते बोर नहीं होते? ज़्यादा बड़ा नहीं है सर, छोटा ही है। आसपास बहुत गांव में तो इंटरेक्ट रहते हैं लोग। जाते हैं आप और भी गांव में जाते हैं? यस सर। अच्छा, तो क्या है वहाँ पर आपका ये गांव में जो आप जाते हैं, तो गांव में भी क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या हम लोग की इधर है सर फ्लड प्रॉब्लम है, जो एवरी ईयर आती है सर अररिया डिस्ट्रिक्ट में। और लोगों से जब आप बातचीत करते हैं तो उन लोगों का क्या समस्या सुनने को मिलता है गांव में लोगों का? सर समस्या ये है कि जो हम लोग का हायर एजुकेशन स्कूल जो है, स्कूल कॉलेज जो हम लोग के बगल में नहीं है सर, बहुत दूर है। तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में गांव का जो हम लोग का है 35 किलोमीटर पर जा रहा है। फ्लड तो हुआ ही सर। दूसरा सबसे बड़ा समस्या हम लोग के इधर ये है कि रोड्स नहीं है सर, रोड कनेक्टिविटी जो बनता है फ्लड आने के कारण रोड टूट जाते हैं सर। अच्छा, तो आपको यानी विलेज पीपल से बात कर रहे हैं, यानी गॉसिप आपको पसंद है? लोगों से इंटरेक्ट करना सर। तो गॉसिप कह सकते हैं उसको? गॉसिप जैसे फ्रेंड्स गॉसिप वाली नहीं, लेकिन अपने लोगों से बातचीत बूढ़े में। बुजुर्ग से बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है? हाँ, हर तरह के लोगों के सर, खास करके अपने क्षेत्र के लोगों से। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप हमें बताइए कि सपोज करते हैं बाइक है हमारे पास, तो बाइक का इंजन जो है उस इंजन के कुछ पार्ट्स का नाम बताइए। कौन कौन से पार्ट्स इंजन को असेंबल हो करके तैयार किए जाते हैं? सर जैसे बाइक जो है 2 स्ट्रोक जो इंजन है हम लोग का, उसमें कार्बोरेटर है, स्पार्क प्लग है, जो मेन अंदर में जो है सर। बाहर में तो हम लोग सब जान रहे हैं कि कवर है, बॉडी पार्ट्स है, हेडलाइट है, या कार्बोरेटर हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, और बताइए। एक प्लग होता है, सक्शन प्लग, रॉड होता है सर। अच्छा, हाँ। और इंजन में पिस्टन का क्या काम है? एग्जैक्टली सर, पिस्टन जो है सर वो एक कंप्रेस का रोल काम करती है सर। जैसे स्ट्रोक में जैसे सक्शन जो हुआ एयर, और जब पेट्रोल जब मिक्स होता है तो पिस्टन जो है कंप्रेस करती है ताकि वो इग्नाइट कर सके सर, तब इंजन स्टार्ट होगा। अच्छा, फ्यूल से चलने वाले जो इंजन हैं, और आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्कूटी आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो उसके इंजन में और फ्यूल से चलने वाले इंजन में क्या डिफरेंसेस हैं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के इंजन में और फ्यूल से चलने वाले इंजन में क्या डिफरेंस है? सर उतना एक्यूरेट तो नहीं पता है, बट आई कैन ट्राई सर। करिए, ट्राई बताइए। सर इसमें जनरली जैसे हम लोग अभी बताया कि कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, ये जो प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, रॉड जो होता है, तो उसमें वैसा सिस्टम नहीं है, उसमें बैटरी सिस्टम है सर। उसमें मोटर यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें है कि आपको प्रेशर क्रिएट करता है, पेट्रोल या डीजल को लेके एयर के साथ मिला के कंप्रेस करना पड़ता है, तब अगर स्टार्ट होता है। जनरली वहाँ पर एक स्टोरेज सिस्टम है, जनरली सर वहाँ पर वही इंडक्शन सिस्टम जो मोटर का जो सिस्टम है उसी पर रन कर रही है सर। और इसमें जो फ्यूल के जगह पर सीएनजी गैस वगैरह यूज किया जाए, तो सीएनजी वाला इंजन जो हो गया या फिर फ्यूल वाला इंजन हो गया, इसमें क्या डिफरेंस होगा?
एक्यूरेट नहीं पता है सर, सॉरी सर। ओके, आप हमें बताइए कि मैकेनिकल से आप बीटेक हैं, इसमें जब आपका बीटेक यहाँ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपका सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान किस कारण से हो गया अचानक से? इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा, मैकेनिकल तो हाई डिमांड ब्रांच है। ऐसा माना जाता था 2014 से पहले कि जो जिस स्टूडेंट का मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सबसे टॉप पहला प्रायोरिटी स्टूडेंट का होता था। उसके बाद इधर जाना, वो भी 17 से आपने बीटेक आपका पूरा हो चुका है, आप उसी समय जॉब आपको मिल सकता था, बढ़िया पैकेज पे मिल सकता था, तो इतना दिन आप 17 से लेकर 23 तक बैठे रहे। सर एक्चुअली मेरा स्कूलिंग जो है सैनिक स्कूल से ही है। मेरे पास चॉइस था, या तो मैं एनडीए चले जाऊँ या तो फिर सिविल सर्विस का हमको क्लास 7-8 से ही लगाव हो गया था सर, तो इसीलिए हम सैनिक स्कूल। अभी आपने कहा 7-8 से जब सिविल सर्विसेज से आपका लगाव हो गया था, तो अभी आपने कहा कि 11-12 में माता पिता के कहने पर आपने इंजीनियरिंग को चॉइस कर लिया। माँ बाप सर एक बैकअप खोजते हैं कि कोई बैकअप हो जाए सिविल सर्विस से आपने पहले। जॉब किया फिर? इंजीनियरिंग का नहीं किया हूँ सर कभी भी। इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं किया? कभी नहीं सर। फिर तो आपका वेस्टेज है, फिर पूरा बीटेक में प्राइवेट कॉलेज से किए थे? गवर्नमेंट कॉलेज से सर। गवर्नमेंट कॉलेज से किए थे। चलिए, पहले तो आपको शुभकामना है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं राकेश जी, थैंक यू सर। है ना। अभी अब आपको इस जॉब की क्या आवश्यकता है? जो आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी खासी नौकरी हो चुकी, CDPO रैंक 7th है आपका, तब क्या है आपका जो सर्विस प्रेफरेंस है वो क्या है? सर पहले BAS है, उसके बाद BPS है, उसके बाद म्यूनिसिपल एजुकेटिव ऑफिसर है, और उसके बाद फिर RDO। अब क्या आवश्यकता है इस जॉब की आपको? सर CDPO का एक दायरा फिक्स है सर, कि सिर्फ आंगनबाड़ी में ही आप काम कर सकते हैं। महिलाओं का जो आंगनबाड़ी का जो रोल है आप वहीं कर सकते हैं। जबकि आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जाते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है सर, आपको एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट तरह का फील्ड में आप काम कर सकते हैं लोगों का, चाहे वो एजुकेशन हो, रोड हो, कनेक्टिविटी हो, हर तरह का लोगों से आप काम कर सकते हैं और सोसाइटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा सर। BPS आपके प्रेफरेंस में कहीं नहीं है? सेकेंड चॉइस है। यस। सेकेंड क्यों रखा है आपने BPS? सर आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, आप DSP भी अच्छे लगेंगे। सर उसका एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपको दायरा डिफरेंट है सर, इसमें है कि बिहार पुलिस सर्विस में ही काम करने का मौका मिलेगा। सेकेंड चॉइस में इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद अगर बिहार पुलिस, अगर पुलिसिंग को अगर हम बिहार में अगर अच्छे से कर दें तो शायद हम लोग का GDP ग्रोथ कर जाए सर, और ख़ास करके जो इन्वेस्टमेंट वो बढ़ेगा अगर कानून व्यवस्था सही रहेगा तो, और लोगों का जब भरोसा बढ़ेगा तो लोग डिफरेंट तरह का बाहर के लोग जो अभी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो बिहार सरकार ला रही है, तो अभी जैसे कम इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो शायद वो दायरा बढ़े अगर BPS मिलता है तो सर। ठीक है। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? ये बहुत चर्चा में है दिल्ली डिक्लेरेशन। सॉरी सर। G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड दिल्ली में जो सबमिट हुआ था। नीड टू रिवाइज सर। ये दिल्ली में कब हुआ ये बता सकते हैं? G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ है? अभी रिसेंटली हुआ है सर, डेट एक्यूरेट याद नहीं है। थीम बता सकते हैं G20 का? यस सर। क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ग्लोबल साउथ क्या है? एक बहुत चर्चा में रहा था ग्लोबल साउथ। यस सर। क्या था? सर ये साउथ नेशन का बात कर रहे हैं, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जनरली, जैसे कि डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, ये सब की बात होती है। लेकिन ग्लोबल साउथ में सर ये कि आपको थर्ड वर्ल्ड का जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है सर। इंडिया को तो लीडर माना जा रहा है ना, अभी ग्लोबल साउथ का लीडर माना जा रहा है कि इंडिया लीडर बन गया है ग्लोबल साउथ का। यस सर। तो इंडिया को कैसे रखते हैं कि भाई जब ये लीडर बन गया है तो ये क्या आप अभी भी इसको लीस्ट डेवलप मानते हैं इंडिया को? इंडिया को लीस्ट डेवलप तो नहीं मान सकते हैं सर। इंडिया के पास अभी हाईली चांस है कि P5 ग्रुप में इंक्लूडेड होने का, लेकिन अगर ग्लोबल साउथ का अगर लीडर बनते हैं, जैसे कि इंडिया जो एक ग्रुप बनाया था नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट जो बनाया था सर, नेहरू जो बनाए थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसको प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं ताकि वो बाकी जो ग्लोबल साउथ कंट्री का एक तरह का आप हेल्प ले सकते हैं, उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, अपना इंटरेस्ट परस्यू करने का इंटरनेशनल रिलेशन में। और अपने नाम का नाम लिया नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट का, गुट निरपेक्षता की बात कर दी आपने। अभी कोई गुट दिख रहा है आपको वर्ल्ड में जो मतलब गुट के तौर पे काम कर रहा हो बड़े स्तर पे? एक तो सर G7 हो गया और G20 हो गया, और सबसे टॉप में है जो UNSC का P5। नाटो भी है क्या? ना यस सर, जैसे क्वाड भी है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। इंटरव्यू तो पहले कंप्लीट करते हैं आपका।